राशन घोटाले को लेकर ईडी उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में दर्जन भर से ज्यादा जगहों पे छापेमारी कर रही है। ईडी की आज सबसे बड़ी कार्रवाई दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में हुई। जब संदेश खाली में वहां पे जब ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं शाहजहां शेख के घर पे, जो कि टीएमसी के नेता बताए जा रहे हैं और ज्योति प्रिय मल्लिक के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार राशन घोटाले को लेकर ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। जब ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं तो उन्हें 200 से ज्यादा ग्रामीणों ने घर पे जाने से रोका है। वहां पे कह सकते हैं कि लगातार उन पे हमला किया गया है। ईडी के जो अधिकारी थे उनके 2 अधिकारियों को चोटें लगी हुई है, 2 वाहनों को तोड़फोड़ किया गया है, सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की किया गया है और कई मीडिया कर्मियों को भी चोट आई है। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी पूरी तरह से वार हो चुकी है। बीजेपी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था है ही नहीं। जब ईडी के अधिकारियों को सीआरपीएफ जवानों के साथ में नहीं छोड़ा जा रहा है, नहीं बख्शा जा रहा है, तो वाकई पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था कहाँ चला गया है। ईडी अधिकारी गांव से अपने ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए अपने ऊपर आला अधिकारी को भी जनाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, दक्षिण 24 परगना। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर आज हमला हुआ। ईडी की टीम जब टीएमसी नेता के घर पहुंची तो ऐसे में वहां पर उनको 200 लोगों ने घेर लिया, गाड़ियां तोड़ दी और एक के बाद एक हमले किए गए। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है वो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हो गया है। राशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी करी है। इस दौरान शुक्रवार को ईडी की टीम छापेमारी करने उत्तर 24 परगना पहुंची, लेकिन ईडी की टीम को यहां पर ग्रामीणों की भीड़ ने घेर लिया, उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियां भी तोड़ दी। जांच एजेंसी की टीम यहां राशन घोटाले के केस में टीएमसी नेता एसके शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान करीब 200 लोगों की भीड़ ने अचानक ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। इस पूरे मामले को देखते हुए अब फिलहाल बीजेपी ने जहां पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा है और कहा है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक इस प्रकार की हरकतें सामने निकल के आ रही हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने भी सीधे तौर पर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, ये निहायत ही गलत हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोपहर बाद टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत का 2 मुद्दा था। पहला मुद्दा ये था कि इंडिया गठबंधन में आगे की रणनीति क्या होगी और दूसरा यह था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को साफ तौर पर कहा कि हम अगली बैठक में संयोजक बनाने को लेकर, आपको संयोजक बनाने को लेकर प्रस्ताव ला रहे हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए। सूत्रों की माने तो कल इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक हो सकती है जो कि वर्चुअल होने वाली है। इसके लिए कांग्रेस के जो नेता है वह सभी नेताओं से यानी विपक्ष के सभी नेताओं से आम सहमति लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तय है कि जो अगली बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों की समस्या को लेकर पंकजा मुंडे ने बगावती सुर अपनाए हैं। पंकजा मुंडे ने कहा है कि गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड़ कामगार महामंडल जो बनाया गया है उसका कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है, मंत्रियों का उस पर ध्यान नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन करूंगी। पंकजा मुंडे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की है। हालांकि पंकजा मुंडे ने कहा कि यह मुलाकात जो थी वो गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों की समस्या को लेकर थी, जो कि बोर्ड की बैठक हुई उसमें 92 रुपये प्रति टन उनकी जो मजदूरी है वो बढ़ाई गई है। अब 366 रुपये प्रति टन मजदूरी मिलेगी। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री को लेकर हमलावर हैं। शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी बताई जाती है कि मोदी है तो गारंटी है, वो बिल्कुल झूठ है, लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ये सिर्फ भ्रम फैला रही है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के एक कैंपेन की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से की है। सोलन में आज उन्होंने रोड शो किया और शाम में संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अगले ही दिन वो हरियाणा पहुंचेंगे। पंचकुला में उनका रोड शो होगा और फिर संगठन के नेताओं के साथ बैठकर संगठन में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद 7 तारीख को वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां जम्मू डिवीजन में उनकी बैठक होगी और बीजेपी का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर से इस बार 51% वोट कम से कम लोकसभा चुनाव में उसे मिले। इसे लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। 10 तारीख को असम राज्य की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी बैठक को वो संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर 5 दिन के अपने दौरे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन के ढीले पेच को कसने का काम करेंगे ताकि 350 प्लस और 50% से ज़्यादा वोट का जो सपना है वो पूरा हो सके। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 19 जनवरी को दिल्ली में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से संजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा सदस्य बनेंगी। आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने तीनों नामों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि संजय सिंह कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में उनके तरफ से भी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था कि वो राज्यसभा के लिए आवेदन पत्र में हस्ताक्षर कर सके, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी को जल्द से जल्द इन नामों का ऐलान करना था क्योंकि 10 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने आज अपने तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश भर के आला पुलिस अधिकारियों का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजी और खुफिया विभाग के अधिकारी भी इसमें भाग ले रहे हैं। इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 जो कानूनों में केंद्र सरकार ने संशोधन किए हैं उसे लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। केंद्र ने हाल ही में संसद में सालों पुराने चल रहे आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों में संशोधन किया है। कई कानूनों को हटाया और नए प्रावधान जोड़े हैं। उन सब के बारे में डीजीपी को बताया जाएगा और कहा जाएगा कि उन्हें बेहतर तरीके से लागू करते हुए जनता को उसका लाभ दिया जाए, अपराधों की रोकथाम में आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकवाद, अर्बन नक्सल और एआई के जरिए होने वाले अपराध के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कथित शराब घोटाले की जांच चल ही रही है कि एक और जांच की सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई से कराने की कर दी है। मामला है दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई का। कुछ दिन पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को ये अनुशंसा की थी, ये रिपोर्ट भेजी थी कि इस मामले में जांच कराई जाए। तो आज जो जानकारी मिली है सूत्रों से कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात के आदेश दे दिए हैं कि जो सिफारिश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की थी उस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवा पहुंचाने के मामले में जांच सीबीआई को सौंपने पर केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैंने मंत्री बनते ही दवाओं के ऑडिट के निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद बीजेपी को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को घेरने का एक राजनीतिक मोहरा मिल गया है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ प्रशांत दी, न्यूज़ 24 दिल्ली। जिस तरह से देश भर में ईडी अपना एक्टिवली रोल निभा रही है और इलीगल कामों को रोकने के लिए लगातार ही जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और यही कारण है कि अब हरियाणा में भी ईडी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में इलीगल माइनिंग को लेके निर्देश जारी किए और उसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया, मामले की जांच चल रही थी, तो अचानक हरियाणा में ईडी एक्टिव होती हुई दिखाई दी। और यही कारण था कि ईडी की अलग अलग टीमों ने कल जमुनानगर और सोनीपत के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी की। तो उसके बाद पता चला कि जो
चौधरी दिलबाग सिंह थे, उनके घर और दफ्तर के साथ साथ नज़दीकियों के घरों पर छापेमारी की गई। अब देखने वाली बात होगी कि सुरेंद्र पवार के घर में क्या क्या ईडी को मिला है और वहीं पर ईडी का अगला निशाना कौन होगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद का ये जो अवैध हॉस्पिटल था, एफआई हॉस्पिटल, उस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये एलडीए की टीम पहुंची है यहाँ पर। और मेरे ठीक दाहिने हाथ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एलडीए की टीम है वहाँ यहाँ पर जो मशीन है वो यहाँ पर लेकर के पहुंची है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर देखिए ये दीवार पे भी लिखा हुआ है, एलडीए द्वारा सील किया गया, दिनांक इतने को 24/12/2023 को सील किया गया था और आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ पर ये बड़ी बड़ी जो बुलडोजर मशीनें आई हैं, पहले उनसे ये आगे का हिस्सा इसको तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक हैमर है उससे तोड़ा जा रहा है। अंदर ऊपर जो छत की दीवारें हैं उन पे हथौड़ा चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो सिराज अहमद का जो हॉस्पिटल था वो अवैध था। ये एफआई जो अपार्टमेंट है उसकी पार्क की जगह थी और इसका नक्शा पास नहीं था। बावजूद नक्शा पास ना होने के बाद यहाँ पर ये हॉस्पिटल बना दिया गया, जिस पर आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। दरभंगा एम्स बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है। बिहार सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और अब यह तय हो गया है कि दरभंगा के सोभन में ही दरभंगा एम्स का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार ने दरभंगा के सोभन बाईपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार को सौंपा था। नए प्रस्ताव में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इसमें दरभंगा एम्स को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना है। साथ ही यहां पर जमीन को समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल की जानी है। केंद्र सरकार जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया जो है वह शुरू करेगी दरभंगा एम्स को लेकर। अब राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अंडरवर्ल्ड डॉन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम के 4 प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू हो चुकी है। ये प्रॉपर्टी रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील में है, जो कि दाऊद इब्राहिम का पैतृक गांव है। बताया जाता है कि ये चारों प्रॉपर्टी उसकी मां अमीना बी के नाम पर है। इस वक्त हम बिल्कुल जो सफेमा दफ्तर है उसके बाहर खड़े हैं। आयकर भवन में फर्स्ट फ्लोर पर सफेमा का दफ्तर है और यहीं पर ये नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। 3 तरह से ये नीलामी हो रही है, ई ऑक्शन है, पब्लिक ऑक्शन है और सील टेंडर है। इसके बाद पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लिया। हालांकि पिछली बार जब ऑक्शन हुआ था तब इसके लिए खरीदार नहीं मिले थे, क्योंकि ये खेत है और खेत के लिए लोकल खरीदार होते हैं। लेकिन बताया जाता है कि इस बार कई लोगों ने इस ऑक्शन के लिए अप्लाई किया है। अब देखना ये है कि किसको ये चारों खेत मिलते हैं जो दाऊद की मां अमीना बी के नाम पर हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल बुधवार को मंत्री अब्दुल सत्तार का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के मौके पर सत्तार के चुनावी क्षेत्र सिल्लोड में महाराष्ट्र की मशहूर लावनी डांसर गौतमी पाटिल का डांस उनके द्वारा आयोजित किया गया था। डांस की कुछ परफॉर्मेंस के बाद वहां हंगामा होना शुरू हो गया। वीडियो में शुरू में सत्तार को लोगों से बैठने की अपील करते देखा जा सकता है और बाद में हालात काबू में नहीं आने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करने और हंगामा करने वालों की हड्डियां तोड़ देने को कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब्दुल सत्तार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अब्दुल सत्तार ने किया है वो उनकी संस्कृति से मेल खाता है और सत्ता में बैठे एकनाथ शिंदे और बीजेपी में के देवेंद्र फडणवीस ने उसने स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अब्दुल सत्तार ने सांसद सुप्रिया सुले के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और वो आलोचना का शिकार बन गए थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई।
दक्षिणी कश्मीर के चोटीगाम शोपिया इलाके में बीती रात करीब 2 बजे शुरू किए गए ऑपरेशन को आखिरकार फोर्सेस ने यहां एक बड़ी कामयाबी के साथ पूरा कर लिया। इस ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का एक स्थानीय लोकल मिलिटेंट बिलाल अहमद भट्ट मारा गया, जिसके बारे में फोर्सेस ने जानकारी देते हुए कहा कि बिलाल कई सारे जो टेरर क्राइम्स है उनमें शामिल था। कई सारे जो है इसने वारदातें अंजाम दी थी और काफ़ी समय से फोर्सेस को बिलाल की तलाश थी और बीती रात जैसे ही फोर्सेस को लश्कर तैयबा के इन मिलिटेंटों के बारे में जानकारी मिली थी तो चोटीगाम शोपियां इलाके में तुरंत फोर्सेस ने एक्शन में आकर पूरे इलाके को घेर लिया और उसके बाद करीब 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में बिलाल मारा गया, जिसके पास से AK-47 राइफल के अलावा मैगजीन और दूसरे हथियार बरामद कर लिए गए हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। अरब सागर में एक और कार्गो जहाज के अपहरण करने का प्रयास किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 4 जनवरी की शाम 5-6 अज्ञात हथियारबंद लोगों के जहाज पर जाने का संकेत मिला है। इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। नौसेना ने जहाज की मदद के लिए अपने युद्धपोत INS चेन्नई को भेजा है। 5 जनवरी को नेवी के विमान ने जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और जहाज के चालक दल के साथ संपर्क स्थापित किया। नौसेना के विमान जहाज की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि INS चेन्नई जहाज के करीब पहुंच चुका है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कुछ भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ लाइबेरिया के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज के अपहरण की घटना के बाद युद्धपोत तैनात किया है। मालवाहक जहाज MV लीला नॉर्फोक के अपहरण की घटना की रिपोर्ट गुरुवार को UK एमटीको ने दी थी। आपको बता दें कि यह एक ब्रिटिश सैन्य संगठन है, समुद्री जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखता है। जहाज से मैसेज मिलते ही तुरंत एक्शन लिया गया। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया के भक्तों को मंदिर के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी है। एक तरफ जहां मंदिर के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है, तो वहीं ये भी बताया गया है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्त हनुमान जी और गणेश जी के दर्शन करेंगे तो प्रवेश द्वार के ठीक सामने गरुड़ देव की मूर्ति स्थापित की जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य सिंह द्वार की है। अयोध्या में बन रहा 3 मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया जा रहा है। मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला की मूर्ति है और पहली मंजिल पर श्री राम जी का दरबार होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर के भीतर कुल 5 मंडप होंगे। इनमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप शामिल होंगे। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24। श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान किष्किंधा से निकलकर पहली बार जनकपुर की ओर निकले हैं माता जानकी का आशीर्वाद लेने के लिए। किष्किंधा से उनकी यह रथ यात्रा पहले पटना पहुंची है और पटना के महावीर मंदिर में यहां पर विधिवत पूजा अर्चना हुई और उसके बाद से यह रथ यात्रा जनकपुर की ओर निकली है। 5 और 6 जनवरी को हनुमान जी का रथ जनकपुर में होगा। माता सीता के दर्शन, पूजन और उनका आशीर्वाद लेने के बाद यह रथ यात्रा काठमांडू के लिए रवाना होगा। यहाँ से 7 से 9 जनवरी तक पशुपतिनाथ भगवान के सानिध्य में यह रथ यात्रा रहेगी और वापसी में 10 जनवरी को सीतामढ़ी में माता जानकी के जन्म स्थान पुनौरा धाम का दर्शन करने के बाद 11 जनवरी को यह रथ यात्रा अयोध्या पहुँचेगी और वहाँ पर भगवान श्री राम का होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस रथ यात्रा को रखा जाएगा। इस बार किष्किंधा से लेकर जानकी और फिर अयोध्या होते हुए वापस से किष्किंधा की ओर रथ यात्रा लौटेगी। कैमरामैन निशिनाथ के साथ मिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। अयोध्या के राम मंदिर में गूंजेगी अहमदाबाद में बने विशाल नगाड़े की गूंज। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में सालों से निवास कर रहे और ढोल नगाड़ा बनाने में माहिर अखिल भारतीय दबगर समाज द्वारा अयोध्या के राम मंदिर के लिए 450 किलो का एक विशेष नगाड़ा तैयार किया गया है। इस ड्रम के साथ 700 किलो के पावर स्टीयरिंग रथ को भी अटैच किया गया है, जिस पर ये ड्रम रखा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इजाजत मिलने के बाद इस ड्रम को बनाने की शुरुआत की गई, जिसका काम पिछले 2.5 महीने से अहमदाबाद में चल रहा था, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। इस ड्रम के बाहरी हिस्से पर 8 तांबे की प्लेटें उकेरी गई हैं और इसे सोने और चांदी से
बढ़ा गया है। सैकड़ों सालों तक बजता रहेगा, इसकी गूंज सुनाई देगी। दरअसल 4 नगाड़े जो है वो मंदिर को सौंपे जाने हैं, लेकिन शुरुआत में एक नगाड़ा जो है वो जो अब तैयार हो चुका है वो 8 जनवरी को यहाँ से अयोध्या के राम मंदिर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कैमरामैन प्रभात के साथ वीरेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की जेलों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। लगाई जाएंगी LED स्क्रीन, साथ ही बांटी जाएगी हनुमान चालीसा। यूपी की जेलों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होगा। जेलों के अंदर दीपोत्सव भी होगा। साथ ही सभी कैदियों को हनुमान चालीसा व सुंदरकांड की पुस्तकें दी जाएंगी। ये निर्देश कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि 500 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी से पहले सभी कैदियों को हनुमान चालीसा व सुंदरकांड दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री के आग्रह पर जगह जगह दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में जेलों में भी दीपोत्सव होगा। सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जेलों में भक्तिमय का माहौल होगा और प्राण प्रतिष्ठा का जश्न बनेगा। आपको बता दें, कैदियों को वितरित करने के लिए 50-50 हजार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड खरीदी गई हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। एक तरफ जहां देश भर में अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है और लगातार उसकी तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन भोपाल में एक अनोखा टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का। और इस टूर्नामेंट में खास बात यह है कि यहाँ पर जो विजेता टीम होगी उसे अयोध्या जाने का टिकट दिया जाएगा। उसके खिलाड़ी अयोध्या जा सकेंगे। और खास बात दूसरी ये भी है कि टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी हैं वो धोती कुर्ता पहनकर टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये 3 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट और आज से इसकी शुरुआत हुई है और इसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आप कमेंट्री जो सुनेंगे वो यहाँ पर कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में यहाँ पर हो रही है। और इसमें खास बात यही है कि इसमें जो टीमें हिस्सा ले रही हैं उनमें जो भी विजेता टीम रहेगी वो अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या जाने का उसको टिकट दिया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में शिरडी के साईं बाबा के दरबार में लाखों भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई और इन लाखों भक्तों ने साईं बाबा के चरणों में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया है। पिछले 10 दिनों में 16 करोड़ रुपए का दान शिरडी के साईं बाबा की झोली में आ चुका है। दान पेटी में 7 करोड़ 80 लाख रुपए चढ़ाए गए हैं। काउंटर पर 3 करोड़ 53 लाख रुपए भक्तों ने जमा कराए। 4 करोड़ 21 लाख रुपए ऑनलाइन के जरिए दान किया गया है। 32 लाख का सोना और 7,67,000 की चांदी वहां पर चढ़ाई गई। इसके अलावा 6 लाख भक्तों ने मुफ्त का महाप्रसाद का लाभ लिया। प्रसाद के रूप में 11 लाख लड्डू के पैकेट की बिक्री हुई। 7,46,000 भक्तों को मुफ्त में लड्डू के पैकेट का वितरण किया गया। 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो दर्शन हुए हैं और इनमें जो पैसा आया है ये करीब 16 करोड़ रुपए का है। अब इस पैसे को नेशनलाइज्ड बैंकों में FD के तौर पर मंदिर ट्रस्ट जमा कराएगा। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर जो है लोगों के जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित हो रहा है। जहां एक तरफ कोहरे का कहर जारी है तो वहां शीतलहर ने भी लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। कोहरे के कारण फ्लाइटें देरी से उड़ रही हैं या कैंसिल हो जा रही हैं। वहीं करीब 22 ऐसी ट्रेन हैं जो कि अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब चल रही हैं। वहीं सड़क के किनारे भी जो लोग सड़क के जरिए एक राज्य से दूसरे रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ पर जो फॉग है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम है। उत्तर भारत के उत्तराखंड इलाके में बर्फबारी को लेकर के जो तापमान है वो काफ़ी गिरावट आई है। जिस तरीके से दिल्ली NCR में जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है, उससे लोगों में काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन संजय सिंह राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे कैंडिडेट्स को आर्थिक मदद दे रही है जो फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसी स्कीम शुरू कर दी है जिसका नाम है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम 2024 और आप इसके लिए आवेदन 10 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। दरअसल अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी सालाना आय 4 लाख से कम है तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। DU फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम 2024 के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा
dsw.du.ac.in। ये स्कीम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी के लिए है। किसी किसी की पूरी फीस माफ होगी तो किसी को कुछ छूट मिलेगी। यहाँ आपको बताएं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 50,000 तक का लैपटॉप देने की भी बात की है, यानी कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आप अगर EWS कैटेगरी में नहीं भी हैं तब भी आपको 50,000 तक का लैपटॉप पढ़ाई शुरू होने से पहले दिया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कई सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव उम्मीदवारों का चयन करके कई सीटों पर अनौपचारिक तौर पर उम्मीदवारों को तैयारी करने को कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए खुद अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नवल किशोर शाह के फर्रुखाबाद से, डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव आजमगढ़ से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से, रविदास मेहता लखनऊ से प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। इसी तरह लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से, इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से, अन्नू टंडन उन्नाव से और प्रतापगढ़ से एसपी पटेल तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने ऐसी कई सीटों की मांग की है जिस पर समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। दरअसल बीते कई चुनावों से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लिहाजा इस बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कोई चूक करना नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24।